नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 100 में आपका स्वागत है। और इसी के साथ साथ आपके 100 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जा रहे हैं। ठीक है, और भी आपको एमसीक्यूज़ मिलते रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में एमसीक्यू ही आना है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ देखिए और समझिए क्यों ऐसा आंसर आया है, ये सब जानिए। ठीक है, क्योंकि और जो मेरे एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपको 10-20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं, 20 आपको एक्स्ट्रा और तैयार हो जाते हैं क्योंकि इसमें अच्छे से समझाया जाता है। उसी क्वेश्चन को अगर घुमा दिया जाता है तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो मेरा जो चैनल है ये इसलिए नहीं है कि बस कुछ भी मिले और डाल दिया जाए। मेरे चैनल में आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो वास्तव में बहुत सॉलिड होंगी और आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम नारीवाद को पढ़ेंगे। नारीवाद देखिए, ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इसको सरल ढंग से समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में किस वर्ष जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया। तो यहाँ देखिए, जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम का मतलब क्या है। हमने देखा होगा कि जब सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी महिला को बच्चा होता है, ठीक है, किसी भी महिला को चाइल्ड बर्थ होता है, तो उसमें होता क्या है कि सरकार के द्वारा कुछ फैसिलिटी मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं, या तो फ्री में उनकी डिलीवरी फ्री में हुई, या फिर डिलीवरी के बाद उनको 6,000 2,000 जो भी हो अपनी कैटेगरी वाइज सरकार देती है। ठीक है, ताकि डिलीवरी के बाद जो केयर करने के लिए होता है, स्पेशली फूड वगैरह, उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये कब से शुरू हुआ। ठीक है, कब ये महसूस किया गया कि इंडिया में अभी इन सब चीज़ों की बहुत कमी है, लोगों की डिलीवरी अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही है, उसके बाद खान पान नहीं हो पा रहा है, उनके पास पैसे नहीं है। तो ये कब किया गया, ये 1995। ठीक है, तो जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम, यहाँ पे उपागम की बात की जा रही है। यानी ये जो मॉडल है, ये मॉडल कब अपनाया गया है कि महिला और उसके जन्म देने वाले बच्चे की को बहुत ज़रूरत है पैसे की, सरकारी संरक्षण की। तो ये सरकारी संरक्षण बच्चे और उसकी माँ के लिए अपनाया गया था कब, 1995। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है नरेटिव्स फ्रॉम दी वुमेन स्टडीज़ फैमिली रिक्रिएटिंग नॉलेज। ये पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक में मतलब किस चीज़ का अध्ययन किया गया है। ठीक है, तो इस पुस्तक में महिला अध्ययन केंद्र का अध्ययन किया गया है कि महिला अध्ययन केंद्र जो होता है, जो स्टडीज़ होती है, उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है और उनको अभी कहाँ तक पहुँचा है, कितना पिछड़े हैं हम, कितना आगे गए हैं, इसके बारे में अध्ययन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि द अदर साइड ऑफ साइलेंस। एक पुस्तक तो ये हो गया। ठीक है, तथा द बॉर्डर एंड बाउंड्रीज, ये जो पुस्तकें हैं इसमें किस मुद्दे पर बात की गई है। ठीक है, तो ये अलग अलग भी आ सकता है कि बॉर्डर एंड बाउंड्रीज नामक पुस्तक में किसकी चर्चा की गई है, या फिर द अदर साइड ऑफ साइलेंस में किसकी चर्चा की गई है। तो ये देखिए, दोनों जो पुस्तकें हैं ये महिला स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन हैं आप सारे ऑप्शन लगा देंगे लेकिन कभी महिला स्वास्थ्य नहीं लगाएंगे। इसमें जो पुस्तक का टाइटल है ये इस प्रकार का है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज करने के लिए यूज किया जा सकता है। अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, ये महिला स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस नारीवादी को विधवाओं पर कार्य करने के लिए जाना जाता है। तो विधवाओं पर जो कार्य किया था वो मार्था ए चेन ने किया था। कि विधवा जो होती है, इन्होंने बताया था कि विधवा को एक तो उनके मायके में भी कोई इनको देखने वाला नहीं होता पति की मृत्यु के बाद। ठीक है, और जो ससुराल होता है वहाँ से भी वो बहिष्कृत कर दी जाती है। उनको संपत्ति में भी अच्छा खासा कुछ नहीं मिलता है। उनके पुत्र पुत्री को मिलता है, यदि पुत्र पुत्री नहीं हुई है और स्त्री जो है विधवा हो गई है तो उसकी बहुत ज़्यादा दुर्गति होती है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है। इसी के बारे में मार्था ए चेन ने जो स्टडी की है उसमें उन्होंने जो बुक लिखी उसमें लिखा कि विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है, इन्हें दोनों साइड से कहीं पे भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम ऐसा होता है। महिलाओं के संबंध में दहेज की समस्या को किसने उजागर किया। तो ये मधु किश्वर हैं। मधु किश्वर ने महिला और जो दहेज की बात की है कि दहेज के कारण बहुत सी महिलाएं होती हैं, उनका विवाह नहीं हो पाता, बहुत योग्य होती हैं और काफ़ी अच्छा उनका बिहेवियर होता है, सब कुछ अच्छे से वो मैनेज कर सकती हैं, लेकिन दहेज न होने के कारण वो ऐसी जगह पर उनकी शादी नहीं हो पाती जहाँ पे उनकी होनी चाहिए। ठीक है, तो दहेज के कारण बहुत लोग परेशान हैं। काफ़ी किसान, काफ़ी लड़कियाँ आत्महत्या कर लेती हैं क्योंकि उनके पिता के पास
शादी करने के लिए दहेज में देने के लिए पैसे नहीं होते। और आज भी आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी शादी होती है, जितनी भी शादियाँ होती हैं उसमें मैक्सिमम ऐसा होता है कि दहेज पहले से फिक्स किया जाता है। कम या ज़्यादा होने पर शादी टूट जाती है। ठीक है, तो ये आज भी समस्या बनी हुई है। इसके बारे में मधु किश्वर ने बहुत ही डिटेल में बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि महिलाओं के संपत्ति का अधिकार दिलाने की वकालत किसने की है? तो महिला और संपत्ति की बात की है वीना अग्रवाल ने। ठीक है, वीना अग्रवाल ने कहा है कि यदि महिला की सारी समस्या को दूर करना है तो उनको केवल संपत्ति का अधिकार दे दीजिए। यदि उनके पास संपत्ति रहेगी तो उनको लोग दबाएंगे नहीं, अपने शासन में उनको नहीं रखेंगे। ठीक है, महिला भी स्वतंत्र रूप से सांस ले पाएगी, और संपत्ति यदि उसके पास रहेगी तो लोगों के दुर्व्यवहार से या फिर कोई उसे छोड़ दिया, कोई परिवार के लोग बहिष्कृत किए तो वो अपना आराम से गुजारा कर सकती है। ठीक है, तो यही बात वीना अग्रवाल ने कही। उन्होंने कहा कि यदि महिला को संपत्ति का अधिकार दे दिया जाए तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अच्छे से जीवन गुजारेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या किसने की? तो सुशीला कौशिक ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति की बात की है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें महिलाओं का परसेंटेज कैसा है। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया है कि बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे महिला प्रधान तो होती है, लेकिन शासन जो होता है परिवार के दूसरे लोग करते हैं। ये ब्लैक साइड होता है पंचायती राज व्यवस्था का, जो महिला होती है। तो आज भी आपने देखा होगा कि गांव में बहुत से ऐसे होता है कि किसी की बहू प्रधान है तो और भी जो ऐसे रिश्ते होते हैं जो घर के अंदर रहना चाहते हैं, तो उनके परिवार के दूसरे लोग जो होते हैं वो पूरा पूरा शासन करते हैं, डील करते हैं। केवल कागज़ पर ही वो महिला प्रधान होती है, और रियलिटी होता है कि उनके घर के और दूसरे लोग जो होते हैं वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने इसको एक समस्या बताया सुशीला कौशिक ने। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो देखिए एक एक्ट बना था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये 1972 में बना था, और इसमें हुआ था कि यदि मान लीजिए अनचाहा गर्भ हो किसी महिला का, जैसे रेप हुआ या फिर किसी अन्य ढंग से यदि किसी महिला के गर्भ होता है, ठीक है, तो 1972 एक्ट के अनुसार उसको गर्भपात किया जा सकता है। इसको चिकित्सकीय गर्भपात कहते हैं, यानी चिकित्सक की देखरेख में, सरकार के देखरेख में यहाँ पे गर्भपात हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अप्रत्यक्ष जन्मरोधी नीतियों का उदाहरण कौन सा है? तो अप्रत्यक्ष जन्मरोधी का मतलब क्या है? एक तो होता है प्रत्यक्ष जन्मरोधी। प्रत्यक्ष जन्मरोधी में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट किसी व्यक्ति को बच्चा न पैदा करने के लिए साधन देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए गर्भ निरोधक गोली हो गया, फिर अन्य तरीके से किसी का ऑपरेशन वगैरह हो गया कि अब ये बच्चा कभी जन्म नहीं देंगे, तो ये तो प्रत्यक्ष होगा। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोत्साहन, यानी हम टीवी एड्स के द्वारा या फिर अन्य प्रकार की चीज़ों के द्वारा या फिर जागरूकता रैली के द्वारा या फिर अन्य तरीक़ों से हम उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो बच्चे ज़्यादा जन्म ना दे। कम बच्चे रहेंगे तो अच्छे से वो उनकी परवरिश करेंगे, इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो प्रोत्साहन जो होता है वो हमेशा अप्रत्यक्ष नीतियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हम प्रत्यक्ष नीतियों की बात करेंगे, प्रत्यक्ष नीतियाँ पूछेगा तो क्या होगा, जैसे कॉपर्टी है, गर्भ निरोधक गोलियाँ हो गया, या फिर नशबंदी है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रत्यक्ष जन्मरोधी नीतियाँ हैं। अप्रत्यक्ष में क्या है, लोगों को प्रोत्साहित करना, लोगों को मोटिवेट करना कि वो ज़्यादा बच्चे जन्म ना दे, देश के विकास में अपना योगदान दें। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ए जो है विवाह की आयु को बढ़ाना, ये भी प्रत्यक्ष होगा। यदि हमने किसी की विवाह की आयु को बढ़ा दिया है तो हमने डायरेक्ट उस पर ज़्यादा बच्चे पैदा न करने के लिए क्या प्रेशर दिया है। ठीक है, गर्भ निरोधक गोली ये भी प्रत्यक्ष है, और गर्भपात जो है ये भी प्रत्यक्ष है। लेकिन यहाँ अप्रत्यक्ष की बात की जा रही है, तो अप्रत्यक्ष में प्रोत्साहन आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसने दलित महिलाओं पर अपने विचार दिए? तो दलित महिलाओं पर अपने जो विचार दिए शर्मिला रेगे ने दिया, और इन्होंने बताया कि जो दलित महिला होती है ये पूर्णतः अलगावित है, यानी सबसे ज़्यादा अगर किसी को दबाया गया है, किसी को बिल्कुल दबे कुचले वर्ग में अगर मिलाया तो दलित महिला होती है। क्यों? क्योंकि एक तो ये जाति के आधार पर दबा दी गई है समाज के द्वारा। ठीक है, और दूसरा है कि महिला होने के नाते भी इसको दबा दिया गया है। ठीक है, यानी जब वो घर से बाहर जाती है तो समाज के लोग उसको क्या करते हैं,
घृणा की दृष्टि से देखते हैं जाति के नाम पर। और जब वो घर में होती है तो घर में उसको वो अधिकार नहीं मिलता, बोल नहीं सकती, वो अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए या फिर किसी अन्य निर्णय में अपना मत नहीं दे सकती। ठीक है, तो एक तो उसको समाज ने दबा दिया और दूसरा उसको परिवार ने दबा दिया। तो यदि पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा दमित वर्ग में कौन आता है, तो दलित महिला आती है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरफ से पूर्णतः कुचल दी गई है। ठीक है, ये बात किसने कही है? शर्मिला रेगे ने कही है कि दलित महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। ये जाति के आधार पर भी दबा दी गई हैं और परिवार में भी। बाकी लोग क्या हैं, अगर दलित की बात की जाए केवल, तो जो दलित लोग हैं वो अपने घर में तो प्रधान है ही। ठीक है, हाँ, समाज में जाति के आधार पर उसको भले ही घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन घर में वो क्या है, उच्च स्थिति धारण करता है। लेकिन दलित महिला जो है वो बाहर भी और अंदर भी दोनों तरफ पे बहुत ही घृणा की पात्र मानी जाती है। ठीक है, ये बात शर्मिला रेगे ने कही और दलित महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किस प्रकार के नारीवादी विचारकों ने यह तर्क दिया है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था ही महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है, इस व्यवस्था को समाप्त करके ही महिला मुक्ति संभव है। तो ये देखिए, अतिवादी नारीवादी, इसको हम क्रांतिकारी नारीवादी भी कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो पुरुष है वो मुख्य स्थिति पे है और महिला गौड़ है। पुरुष को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, उस व्यवस्था को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक नारी को मुक्ति नहीं मिल सकती। ठीक है, यानी ये क्रांतिकारी नारीवादी हैं। ये मानते हैं कि पितृसत्तात्मक प्रथा यानी पुरुष के वर्चस्व वाली प्रथा को उखाड़ फेंकिए, तब जाकर नारी के वर्चस्व वाली जो परंपरा है उसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो क्रांतिकारी नारीवादी का जो कीवर्ड है वो ये है कि जब तक पुरुष को नहीं समाप्त करेंगे तब तक स्त्री मुक्त नहीं हो सकती। तो पुरुष की व्यवस्था को समाप्त कीजिए, ठीक है, और स्त्री को मुख्य धारा में लाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस विद्वान का विचार है कि बालिका के समाजीकरण में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो बालिका के समाजीकरण में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, करुणा चानना ने कहा। इन्होंने कहा कि जो बालिका होती है, अगर उसका अच्छे से समाजीकरण करना है तो उसमें शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है। ठीक है, क्योंकि महिला जो होती है वो शिक्षा के माध्यम से समाज के बारे में, अपने बारे में, दो परिवारों को इसको संभालना होता है, तो अच्छे से इसका समाजीकरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम कब पारित किया गया? तो प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम पारित किया गया 1961 में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो प्रसूति को अधिकार दिए जाते हैं, जैसे महिला होती है उसको तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है बच्चे को जन्म देने के बाद, तो उसके बाद ये अधिनियम पारित किया गया ताकि महिला जो है पूरी तरह से पुनः स्वस्थ हो सके। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस प्रकार के नारीवादी मानते हैं कि राज्य पुरुष की प्रधानता और नारी की गौरता के निर्माण के लिए पुरुषों द्वारा निर्मित संरचना है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 है, ये सेम चीज़ आ गई है। ये क्या मानते हैं कि पुरुषों ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए और नारी को गौड़ बनाने के लिए, उस पर शासन करने के लिए राज्य बनाया है। ठीक है, तो उग्र नारीवादी मानते हैं कि समाज में जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें पुरुष प्रधान है, जैसे परिवार है, राज्य है, ठीक है, और भी जो नौकरशाही है, तो इसमें भी पुरुष का वर्चस्व है। तो ये सब इसीलिए बनाई गई है ताकि नारी को दबा के रख सके, उसको दमित किया जा सके। ये बात उग्र नारीवादी मानते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स के विचारों से थोड़ा थोड़ा ही मिलते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने बोला कि बुर्जुआ वर्ग ने ऐसा पूरा सिस्टम बना के रखा है ताकि जो श्रमिक वर्ग है वो हमेशा दमित ही रह जाए, वो कभी ऊपर ना आ पाए। तो वही चीज़ ये बोलते हैं कि पुरुषों ने ऐसा समाज बना के रखा है ताकि स्त्रियां कभी आगे ना जा पाएँ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, यह विचार किसका है? तो ये जो विचार है ये अतिवादी नारीवादी का है। ठीक है, क्योंकि ये मानते हैं कि पुरुषों ने अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा शक्तिशाली और वर्चस्व वाला बना के स्त्रियों को दबा दिया है। ठीक है, तो यही बताने का प्रयास करते हैं कि स्त्री को पुरुष के साथ ना तौलें, स्त्री के अपने गुण हैं और पुरुष के अपने गुण हैं। ठीक है, तो ये जो विचार है, ये कोटेशन कभी कभी आता है, तो ये अतिवादी यानी क्रांतिकारी नारीवादी के अंतर्गत है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्त्री न गुलाम रहना चाहती है, न ही पुरुषों को गुलाम बनाना चाहती है, स्त्री चाहती है मानवीय अधिकार। यह किसका कथन है? ये देखिए, मेरी वॉलस्टोन क्राफ्ट का कथन है। उन्होंने कहा कि स्त्री नारीवादी ये नहीं कहते हैं कि
पुरुष को स्त्री का गुलाम बना दिया जाए, ठीक है। वो चाहती है कि उसको स्वतंत्र, जैसे कि और भी जीव जंतु हैं, सभी लोग सांस ले रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। नारी भी बस वही चाहती है, वो पुरुष को अपने अंडर में नहीं रखना चाहती, ठीक है। वो ये नहीं चाहती कि पुरुष पर वो शासन कर सके, पुरुष की को गौड़ बना दे, स्वयं को मुख्य बना दे। वो चाहती है कि उसे भी एक स्वतंत्र वातावरण मिले जीने के लिए, ठीक है। तो ये बात किसने कहा? मैरी वालस्ट्रोन क्रॉफ्ट ने। तो ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने की पूरी संभावना भी है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्त्रियों के अधिकार मानवाधिकार है। यह स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति के रूप में महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। कौन सा वो सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो बीजिंग में हुआ था, ठीक है। तो चीन के बीजिंग में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बनाया गया था, ठीक है। और वहाँ पे महिला के मानवाधिकार की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लिंग भेद एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें लिंग भेद में देखिए क्या होता है, जैविक भिन्नता की बात होती नहीं है, महिलाओं के बीच राजनीतिक और आर्थिक भिन्नता की भी बात नहीं की जाती, श्वेत और अश्वेत महिलाओं की भी बात नहीं है। इसमें देखिए लिंगों के बीच जो वैचारिक और सामाजिक भिन्नता होती है, यानी स्त्री को स्त्री की दृष्टि से देखना, उसको पढ़ने नहीं दिया जाना और ये मानना कि ये स्त्री है तो बहुत आगे नहीं जा सकती, ठीक है। तो इस आधार पर अगर भेदभाव हम करते हैं, सामाजिक आधार पर या फिर वैचारिक आधार पर, तो ये क्या होता है? ये लिंग भेद आता है। याद रखिएगा, ये आपको कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है कि लिंग भेद में कुछ लोग जैविक भिन्नता लगा देंगे, ठीक है। लेकिन वास्तव में लिंग भेद में होता क्या है कि जो सामाजिक और वैचारिक भिन्नता होती है, समाज में स्त्री के लिए लोग अलग विचार रखते हैं और पुरुष के लिए अलग विचार रखते हैं। स्त्री के लिए अलग सामाजिक स्थिति है और पुरुषों के लिए अलग सामाजिक स्थिति है। तो ये जो भिन्नता है, यही क्या है? लिंग भेद के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द सेकंड सेक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सीमेन द बुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय लिंग पुस्तक का नाम जो है इन्होंने, इसका अर्थ है, तो इसमें देखिए उन्होंने कहा कि जो पुरुष होता है वो फर्स्ट लिंग होता है किसी भी समाज में और वो समाज को डील करता है, ठीक है। और जो स्त्री होती है उसको गॉड माना गया है, वो द्वितीय लिंग है, वो सेकंड सेक्स है, ठीक है, वो पुरुष के अधीन है। इसीलिए उन्होंने द सेकंड सेक्स नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने स्त्रियों की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक सुलामित फायरस्टोन ने लिखी है, ठीक है। द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स का मतलब है कि स्त्री और पुरुष के बीच में अपनी अपनी स्थितियों को प्राप्त करने में जो द्वंद्व होता है, यानी स्त्री जो संघर्ष कर रही है समाज की मुख्य धारा में आने के लिए, ठीक है, वो द्वंद्व ही डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स के नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी। इसी द्वंद्व की बात की है उन्होंने इस पुस्तक में। ये आपके आंसर की है। इस तरह से आपके 100 MCQs रेडी हो चुके हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपको और भी MCQs मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।